सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दूसरा, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। विकल्प ए 1991, बी 1981, सी 1971, डी 1961। सही उत्तर विकल्प ए 1991। तीसरा, परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज है। विकल्प ए ग्रेनाइट, बी यूरेनियम, सी यूरेनियम थोरियम, डी क्रोमाइट। सही उत्तर विकल्प सी यूरेनियम थोरियम। चौथा, खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर धात्विक खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। विकल्प ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। सही उत्तर विकल्प ए 4। पांचवा, देश में लौह अयस्क के उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। विकल्प ए उड़ीसा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर विकल्प डी छत्तीसगढ़। छठवा, जामुल सीमेंट फैक्ट्री कहां स्थापित है। विकल्प ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी कोरबा। सही उत्तर विकल्प ए दुर्ग। सातवां, देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ियां बनाने का कारखाना हिंद मोटर्स कहां स्थित है। विकल्प ए उत्तरपाड़ा, बी हल्दिया, सी टीटागढ़, डी बजबज। सही उत्तर विकल्प ए उत्तरपाड़ा। आठवां, गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है। विकल्प ए डेयरी उद्योग, बी फिश उद्योग, सी सॉफ्टवेयर उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प ए डेयरी उद्योग। नौवां, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना में की गई। विकल्प ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, विकल्प बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, विकल्प सी पंचम पंचवर्षीय योजना, विकल्प डी सप्तम पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर विकल्प ए तृतीय पंचवर्षीय योजना। 10वां, विश्व में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विकल्प ए 3000 से अधिक, बी 5000 से अधिक, सी 1000 से अधिक, डी 2000 से अधिक। सही उत्तर विकल्प ए 3000 से अधिक। 11वां, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। विकल्प ए मैग्नीज, बी क्रोमियम, सी बॉक्साइट, डी टंगस्टन। सही उत्तर विकल्प सी बॉक्साइट। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत के पूर्व तटीय प्रदेश में हुगली, विशाखापट्टनम एवं गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, जबकि पश्चिमी तटीय प्रदेश में खाली स्थान और खाली स्थान औद्योगिक प्रदेश है। उत्तर मुंबई, पुणे, गुजरात। दूसरा, छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन दंतेवाड़ा खदानों से लौह अयस्क को खाली स्थान पहुंचाने के लिए बना है। उत्तर विशाखापट्टनम। तीसरा, मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खाली स्थान और खाली स्थान प्रदेश में स्थित है। उत्तर गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। चौथा, धरती पर कोयला खाली स्थान के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर शक्ति। पांचवा, भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला धात्विक खनिज खाली स्थान है। उत्तर लौह अयस्क।
बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, क्या भूजल खनिज है? उत्तर नहीं, भूजल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी विशेष प्रकार का पत्थर, खनिज और धातु नहीं पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, शेयर बाजार के बारे में आप अपने विचार बताइए। उत्तर, जो भी कंपनी अपना हिस्सा किसी उद्योग में लगाती है वही शेयर है। बाजार के घटते बढ़ते कीमत पर शेयर की कीमत भी कम ज्यादा होती रहती है। यही शेयर व्यक्ति निजी संपत्ति के रूप में खरीदता, रखता या बेचता है। प्रश्न क्रमांक 3, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? भारत के 2 औद्योगिक प्रदेश के नाम बताइए। उत्तर, जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा है, वैसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, जैसे मुंबई, पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश आदि। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में कोयला उत्पादन का विवरण दीजिए। भारत में कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में स्थित है। पहला, दामोदर घाटी, इसके अंतर्गत झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। दूसरा, सोन घाटी, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र। तीसरा, महानदी घाटी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला क्षेत्र। चौथा, गोदावरी घाटी, इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, ई नीलामी का अर्थ बताइए। उत्तर, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन से नीलामी की व्यवस्था करना ई नीलामी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6, 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला लोहा, दूसरा मैग्नीज। प्रश्न क्रमांक 7, ई कॉमर्स किसे कहते हैं? उत्तर, कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से सामान खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर, कोयला समाप्य संसाधन है। प्रश्न क्रमांक 9, खनिज की परिभाषा लिखिए। उत्तर, वे सभी पदार्थ जो प्राकृतिक हो और हमें खनन के द्वारा प्राप्त हो उन्हें हम खनिज कहते हैं, जैसे पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियां, रेत, कोयला, धातु अयस्क आदि। प्रश्न क्रमांक 10, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि पदार्थ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है? उत्तर, वे खनिज जो ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है उनमें पहला कोयला, दूसरा खनिज तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा परमाणु खनिज। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक खनिज क्या है? उत्तर, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज लौह अयस्क है। प्रश्न क्रमांक 3, स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था? उत्तर, 1957 में पहला खनिज कानून बना, जिसके अनुसार सभी प्रकार के खनिजों का खनन सरकार के अधीन होगा। प्रश्न क्रमांक 4, कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली? उत्तर, विदेशी कंपनियों को 1993 में उत्खनन के लिए अनुमति मिली। उसके बाद 1994, 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए ताकि विदेशी कंपनियां और निजी निवेशक आसानी से भारतीय खनन उद्योग में उत्खनन कर सके। प्रश्न क्रमांक 5,
किस तरह के उद्योग कच्चा माल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं और किस तरह के उद्योग बाजार के पास लगाए जाते हैं? उत्तर: लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूने के पत्थर। इस प्रकार के भारी अयस्क वाले उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र उद्योग जैसे कम वजनी उद्योग, जिससे परिवहन व्यय कम होता है, बाजार के समीप लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, उद्योग स्थापित करने में बैंकों की क्या भूमिका है? उत्तर: उद्योग स्थापित करने में बैंक मुख्य रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही बैंक वित्तीय प्रबंध, बाजार व्यवस्था, विषय वस्तु विशेषज्ञता, परियोजना निर्माण जैसे कार्यों में सहायक होती है। बैंक परियोजना का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन भी करती है। बैंक के मार्गदर्शन को गंभीरता से अपनाने पर उद्योगों को हानि से बचाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए सरकार को ही पूंजी क्यों लगाना पड़ता है? उत्तर: पिछड़े क्षेत्रों में सरकार के द्वारा ही पूंजी लगाए जाने का प्रमुख कारण जरूरी अधोसंरचना का निर्माण होता है, जैसे सड़क, पानी, बिजली। अधोसंरचना के अभाव में उद्योगों की लागत बढ़ जाती है तथा उसके सहायक उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो पाती। अतः आधारभूत संरचना का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? उत्तर: पनबिजली और ताप बिजली में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, पनबिजली पानी से पैदा होती है, जबकि ताप बिजली कोयले से पैदा की जाती है। अंतर 2, पनबिजली से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, जबकि ताप बिजली से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। अंतर 3, पनबिजली ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है, जबकि ताप बिजली ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 9, उत्खनन में किस प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकते हैं? उनका निदान क्या है, लिखिए। उत्तर: पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव इस प्रकार है। पहला, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिसका प्रभाव मानसून चक्र पर पड़ रहा है। मानव जीवन और उसकी क्रियाकलाप प्रभावित हो रहा है। जल स्रोत संकट में है। दूसरा, मृदा क्षरण और भूस्खलन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तीसरा, उत्खनन के कारण वायु शुद्धिकरण की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही जनजातियों की संस्कृति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चौथा, खनन और खनिज शोधन के लिए स्थानीय जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के निदान के उपाय इस प्रकार है। पहला, उत्खनन के बाद पुनः नवीकरण तभी संभव है जब वहां पर अधिकाधिक घास, पेड़ पौधे और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। दूसरा, नियमों और कानूनों का कड़ाई से पालन हो, इस बात का हमको विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा, खनन क्षेत्रों में किए गए पौधारोपण की देखभाल के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना जरूरी है, ताकि वृक्षारोपण का कार्य सार्थक हो, जंगल का पुनः नवीकरण हो सके। प्रश्न क्रमांक 10, उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो और उनको इसका लाभ भी मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर: स्थानीय समुदाय को हानि से बचाने हेतु हम इस प्रकार उपाय कर सकते हैं। पहला, परियोजना नियोजन के साथ स्थानीय पुनर्वास का नियोजन भी परियोजना का हिस्सा होना चाहिए, जिससे स्थानीय समुदाय को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक नियोजन हेतु स्थानीय समुदाय को शिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुचित साधनों, आदतों से बचाव हेतु शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, परियोजना की मांग के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन करना है। पांचवा,
परियोजना में स्थानीय समुदाय को विशेष रूप से महिलाओं को सहभागी बनाया जाए। प्रश्न क्रमांक 11, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर, पहला, उत्खनन परियोजना के संदर्भ में स्थानीय समाज को प्रारंभ से ही जागरूक किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि जानकारी का वितरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरा, संपूर्ण कार्य की वैधता अत्यंत आवश्यक हो। तीसरा, नियम कानून का पालन नहीं किए जाने की दशा में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथा, स्थानीय लोगों को सोसाइटी बनाकर तथा शिक्षित करके उत्पादन कार्य में उनको लगाना चाहिए। पांचवा, लाभ का वितरण स्पष्ट होना चाहिए। छठवां, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खनिज संसाधनों के उपयोग से संबंधित नीति के बढ़ते उत्पादन, स्थानीय रहवासी, वहां की जरूरतें, पर्यावरण रक्षण, इन सबके बीच तालमेल व संतुलन अवश्य होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, भारत के जिन जिलों में खनिज संपदा सर्वाधिक है, वहीं पर हमारे देश के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं और वे सबसे कम विकसित क्षेत्र है। आपके विचार में ऐसा क्यों? उत्तर, खनिज संपदा वाले क्षेत्रों में गरीबी का प्रमुख कारण उनकी भौगोलिक स्थिति एवं उनके अनुसार वहां के निवासियों की जीवन पद्धति है। ये सभी क्षेत्र वन और पहाड़ी क्षेत्र है, अतः वहां कृषि, शिक्षा का विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम हुआ है। उन क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पीछे है। वहां के निवासी अभी भी भौतिक संसाधनों एवं उनके उपयोग से वंचित है। इसके अतिरिक्त खनन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी उनकी समस्याओं में कमी नहीं आती है, क्योंकि जमीन खनन के बाद पुनः उपयोग के योग्य नहीं रहती। इस कारण वहां के लोगों की गरीबी दूर नहीं होती और लोगों की आर्थिक दशा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ का दंड कारण है। प्रश्न क्रमांक 13, पिछले 50 वर्षों में उद्योग विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर क्यों पलायन कर गए? उदाहरण से समझाइए। उत्तर, पिछले 50 वर्षों में उद्योगों का विकसित देशों से विकासशील देशों में पलायन करने का प्रमुख कारण, पहला, विकासशील देशों में बाजार की उपलब्धता। दूसरा, परियोजना की लागत भी कम। तीसरा, मानव श्रम शक्ति का उपलब्ध और सस्ता होना। चौथा, कच्चे माल का सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाना। पांचवा, विकासशील देशों में कठोर श्रम कानून का नहीं होना। प्रश्न क्रमांक 14, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं? उत्तर, औद्योगिक प्रदेशों के अस्थिर होने का कारण इस प्रकार है। पहला, कच्चे माल की कमी होना। दूसरा, उत्पादन लागत का बढ़ना। तीसरा, श्रमिक संगठन की उचित और अनुचित मांगों के कारण। चौथा, बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण। पांचवा, लाभ में कमी आना। छठवां, औद्योगिक तकनीक का पुराना होते जाना। प्रश्न क्रमांक 15, खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, विश्व में 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में खान और खनिज विकास विनिमय एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में रखा गया। पहला, परमाणु खनिज, इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम। दूसरा, ऊर्जा खनिज, इसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। तीसरा, धात्विक खनिज, इसके अंतर्गत लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। चौथा, गौण या अधात्विक खनिज, भवन निर्माण में कार्य में आने वाले खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर आदि आते हैं।
प्रश्न क्रमांक 16, खनन प्रक्रिया क्या है? उत्तर, किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश या राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती है। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका या लीज मिलता है उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 17, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। पहला, कच्चा माल। दूसरा, परिवहन। तीसरा, शक्ति या ऊर्जा। चौथा, बाजार। पांचवा, पूंजी। छठवां, प्रौद्योगिकी। सातवां, औद्योगिक नीति। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश है, उसका विवरण दीजिए। उत्तर, भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश है। पहला, मुंबई पुणे प्रदेश। दूसरा, हुगली प्रदेश। तीसरा, बेंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश। चौथा, गुजरात प्रदेश। पांचवा, छोटा नागपुर प्रदेश। छठवां, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। सातवां, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। आठवां, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, उत्खनन की समस्याओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर, उत्खनन से उत्पन्न समस्याएं। पहला, खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुब्बारे उड़ते देखे जा सकते हैं, जिसके कारण वहां पर काम करने वाले लोगों के फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। दूसरा, देखा गया है कि ठेकाधारक खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे वहां पर जनधन व पशुधन की हानि होती है। खदानों के कई सौ फीट गड्ढे, इसमें मवेशियों सहित खेलते कूदते बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई लोगों की जान तक चली जाती है। तीसरा, खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है, इसलिए खनन न केवल वहां की भूमि और वन को प्रभावित करता है, बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। नदी की घाटियों में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त होते हैं। चौथा, तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन होने से नदी की धारा में बदलाव आ गया है तथा तटों पर कटाव ज्यादा होने लगा है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की संखनी नदी से रेत के दोहन होने के कारण अवसादीकरण अधिक हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, औद्योगिकरण के लाभ एवं हानियां क्या है, लिखिए। उत्तर, औद्योगिकरण के लाभ इस प्रकार है। उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफी वृद्धि होती है। तीसरा, उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविधता मिलती है। चौथा, औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर सृजन करती है। पांचवा, औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से विकास होता है। छठवां, संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सातवां, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों औद्योगिकरण की हानियां। औद्योगिकरण की हानियां इस प्रकार है। औद्योगिकरण से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां भूमि क्षरण एवं संसाधनों के समाप्त होने का भय बने रहता है। कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ से जल थल वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याएं पैदा होती है। सभी छोटे व बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित है।
इस तरह तेज गति से होने वाला औद्योगिकरण पर्यावरणीय समस्याओं की जननी भी है। एक सीमा के बाद भूमि, परिवहन, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं। मजदूरों की हड़ताल आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगती है और उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है, जिससे वहां उद्योग नहीं लग पाते। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।